स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का सहज से हाथों को दोनों हाथों पर लगाते हुए धीरे धीरे हाथों को उठाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। तो आई एम अज्यूमिंग आप सबने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास अटेंड कर ली है, सिलेबस खत्म कर लिया है, यस और नो? क्विकली गाइस। सबने एटलीस्ट रिकॉर्डिंग देख ली टीचिंग एंड एप्टीट्यूड की, या फिर लाइव क्लासेस अटेंड कर ली? Am I audible to everyone? यस सर, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इन WARC मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल, ए स्टैंड्स फॉर। WARC एक मॉडल है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल का, उसमें ए किसके लिए स्टैंड करता है? सर ऑरल, डी। ओके, एंड आर किसके लिए स्टैंड करता है? चौथा सर ये शायद वो है, शायद ये विजन, ओरल, रिटन के काइनेस्थेटिक है शायद सर। हाँ थोड़ा पार्शियली करेक्ट बता रहे हैं आप। हाँ जी सर, लग रहा है थोड़ा गलत है। एनीवन एल्स कोई बताएगा इसमें क्या गलती कर रहे हैं? WARC मॉडल को एक क्या होता है बताएगा? अगेन आई विल इंट्रोड्यूस माय क्लास। अगर कुछ यहाँ पर नए बच्चे हैं, मेरी क्लास में नो भी बोल सकते हैं माइक अनम्यूट करके। पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको नहीं पता बात कर रहे ना, हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट एटलीस्ट अनम्यूट योर माइक एंड लेट्स डिस्कस, ठीक है? इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म। अपना माइक अनम्यूट करें और फिर वापस बोलने के बाद म्यूट कर दें, ठीक? चलिए, WARC मॉडल पढ़ा है सबने या नहीं? याद नहीं है, भूल गए? सर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अच्छा, बाकी जो नए लोग हैं, तरनदीप जी तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो पुराने अभी नए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, नए जुड़े हुए हैं, उनमें से आपने पढ़ा है WARC मॉडल? नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं। लर्निंग स्टाइल समझते हैं क्या होता है? हमारा टॉपिक क्या है? टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जो स्टूडेंट है उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। कौन से? कुछ बच्चे देख के जल्दी सीखते हैं, जैसे उनके आंखों के आगे कुछ हो रहा है तो वो देख के जल्दी सीखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऑडिटरी, जब तक उनको शब्द बताए नहीं जाएंगे, बोले नहीं जाएंगे, ठीक है, तब तक वो उसको सुन के समझ नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो दूसरा होता है ऑडिटरी या फिर ओरल। फिर तीसरे होते हैं रीडिंग, यानी जब तक वो शब्द लिखे हुए रीड नहीं करेंगे तब तक उन्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। और चौथे होते हैं काइनेस्थेटिक, यानी जैसे सिंपल एग्जांपल, स्पोर्ट्स के लोग जो होते हैं वो मोस्टली काइनेस्थेटिक पीपल होते हैं, क्योंकि काइनेस्थेटिक मतलब बॉडी मूवमेंट्स करना। जितना हम बॉडी मूवमेंट्स करते हैं उतना ही हमारे लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है? तो ये हमारे 4 स्टाइल्स होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग एंड काइनेस्थेटिक, ठीक है? तो ये होता है WARC मॉडल। अभी आई एम होपिंग सबको क्लियर हो गया WARC मॉडल क्या होता है। यस सर। इसके यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे विजुअल में आ जाएगा पिक्चर्स, मूवीज, डायग्राम्स, ये हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन का, ग्राफिक्स होते हैं। ऑडिटरी में आ जाएगा म्यूजिक से रिलेटेड जितने लोग होते हैं, या फिर डिस्कशन करने वाले, लेक्चर से सुन के सीखने वाले, वो आ जाएंगे ऑडिटरी में। फिर हमारी जो बुक्स, नोट्स, टेक्स्ट होते हैं वो आ जाएंगे रीडिंग एंड राइटिंग में, काइनेस्थेटिक में एक्सपेरिमेंट्स या मूवमेंट्स, ठीक है? एक बच्चा लेबोरेटरी में जाके केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये कौन सा लर्निंग स्टाइल है? सर सॉरी सर, एक मिनट सर, वो आप पीछे पीपीटी दिखा देंगे सर फिर से?
हाँ जी, तब तक सबके लिए सवाल है कि एक बच्चा केमिस्ट्री लैब में जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो ये किस टाइप की लर्निंग है? बहुत बढ़िया, किसने आंसर दिया क्या? बहुत बढ़िया, सुंदर। ये होगी काइनेस्थेटिक लर्निंग। Okay, which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning? बताइए। Objective formulation, selection of teaching methods and materials, content analysis, selection of evaluation devices. इनमें से कौन से pedagogical analysis के लिए जरूरी होंगे? उससे मेरे को पहले एक बार पेडागोजी होती क्या है वो बताइए। सर पेडागोजी सर जिसमें जो बच्चे होते हैं वो सुनते हैं और जो टीचर होता है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। अच्छा, तो लेक्चर मेथड क्या होता है? रेणुका जी दोबारा बोलिए। टीचर लीड लर्निंग होती है पेडागोजी। टीचर लेड लर्निंग, ओके, that's more true. Anyone else? Pedagogy क्या होती है? यही होती है सर, छात्र केंद्रित। सर यहाँ जो चाइल्ड रहता है, मतलब जो स्टूडेंट रहता है वो डिपेंडेंट होता है और टीचर इंडिपेंडेंट। अच्छा, ठीक है। इसकी जो सिंपल परिभाषा है पेडागोजी की वो ये होती है कि मेथड ऑफ हाउ टीचर्स टीच। किस तरीके से एक टीचर टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, उस मेथड को बोलते हैं पेडागोजी। अभी क्लियर हो गया कि पेडागोजी होती क्या है? इसमें टीचर, जैसे रेणुका जी ने बताया, टीचर सेंट्रिक होता है, ठीक है। जो पहले किसी ने एग्जांपल दिया था कि टीचर पढ़ा रहा होता है और स्टूडेंट सुन रहा होता है, दैट इज आल्सो पार्शियली करेक्ट एग्जांपल, नॉट कंप्लीटली, बिकॉज पेडागोजी में टीचर के ऊपर बात चलती है स्पेसिफिकली कि वो कैसे पढ़ा रहा है, ओके, बट कैसे पढ़ा रहा है इज द मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, यानी क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे आज का विषय हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो ये ऑब्जेक्टिव है कि आज मैं ऑब्जेक्टिव बना के आता है कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बात करेंगे। फिर सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल। मेथड्स में मैंने क्या चूज किया कि हम कैनवा के ऊपर स्लाइड बनाएंगे, मटेरियल हम पीवाईक्यूज को लेंगे एंड हम जूम मीटिंग पे क्लासेस कंडक्ट करेंगे। ये हो गया मेथड। फिर आएगा कंटेंट का एनालिसिस कि जो यहाँ पे पीवाईक्यूज हैं वो अराउंड n नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस देखे गए होंगे, उसमें से एक सिलेक्टेड पीवाईक्यूज सिलेक्ट किए गए जिनके कॉन्सेप्ट आने की संभावना है या फिर एलिमेंट। कंटेंट एनालिसिस क्या पढ़ाया जाएगा। फिर आएगा सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस। अब इवैल्यूएशन डिवाइसेस एकेडमी की नजर से हम क्या देख सकते हैं कि आपको ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जो टेस्ट कंडक्ट करने को मिलते हैं उनके बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएट करेंगे कि आपने जो पढ़ा वो कितना अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। ओके, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है? एवरीवन, डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजर करना और इवैल्यूएशन मतलब का क्वालिटेटिव देखना। इवोल्यूशन में तो दोनों ही हो जाएगा ना, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी शायद से, और इसमें क्वांटिटेटिव होगा सिर्फ अतुल जी कुछ बता रहे थे। मेजर करना तो सर वही हो गया सर, जो मेजरेबल है जो चीज वो क्वांटिटेटिव में आएगी और आपने जी सर, और उसका भी यही है तो वो क्वालिटेटिव में आएगी दूसरे वाले।
इवोल्यूशन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप लोग सही पहुंच रहे हैं। वो मेजरमेंट रहेगा और जैसे उनकी स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी होती है, पढ़ने की क्षमता होती है, वो एवेल्यूशन रहेगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों को एक टेस्ट दिया, ठीक है, और वो हमारे स्केल्स कितने प्रकार के होते हैं, किसी को ध्यान है? हाँ, कौन से? नॉमिनल, ऑर्डिनल, थर्ड याद नहीं आ रहा, एक रेशियो था और एक इंटरवल आता है उससे पहले, ठीक है। अब एक रेशियो स्केल में मैंने आपको स्कोरिंग करने को दे दी, ठीक है। रेशियो स्केल का मैं छोटी सी परिभाषा बता देता हूँ, जिसमें हर यूनिट के बीच में इक्वल इंटरवल्स होते हैं और एक एब्सोल्यूट जीरो प्रेजेंट होता है, वो होता है रेशियो स्केल, ठीक है। अब मैं इसकी पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अगर आपने नहीं पढ़ा तो, बट मोटा मोटा रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो प्रेजेंट होता है, हर यूनिट के बीच में इक्वल इंटरवल्स होते हैं। अब ऐसे स्केल पे अगर मैं आपका स्कोर मेजर कर रहा हूँ, आपने कितना स्कोर लाया, सपोज तरुणदीप जी का आया आउट ऑफ 10 8, रेणुका जी का आया 8.5, सुंदरम जी का आया 7, सुजाता जी का आया 9, तो मैंने सबको एक रैंडमली विदाउट एनीथिंग एक नंबर असाइन कर दिया, तो दैट इज मेजरिंग, क्वांटिटेटिवली डाटा असाइन कर। अब मैं अगर उसमें कंडीशन अप्लाई कर दूं कि 7 वाले को ग्रेड मिलेगा बी, 8 वाले को मिलेगा ए और 9 वाले को मिलेगा A+, अब उसके बेसिस पे मैं फिर जो मेजर्ड स्कोर्स हैं उनको एक मीनिंग अलॉट कर रहा हूँ, एक रिलेटिव इवैल्यूएशन कर रहा हूँ कि किसका A+ है, किसका ज्यादा, किसका कम, एंड उसके बेसिस पे मैं आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट को जज कर रहा हूँ कि जिसका 9 आया यानी उसको कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ आया, जिसको 7 आया उसको कम आया। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। अब समझ आया डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर, बस यही कि इवैल्यूएशन करते तो किसी चीज के रिलेटिव एस्पेक्ट्स के साथ मतलब क्या कंपेयर करते। हाँ, उसमें रिलेटिव कंपैरिजन चल रहा होता है, क्योंकि आप किसी के कंपैरिजन में कंपेयर करोगे ना, जैसे हम 100 मार्क्स के एग्जाम में 33% रखते हैं पासिंग मार्क्स, और फिर बीच में सेक्शंस बना देते हैं कि 60% वाला फर्स्ट डिवीजन, 40% से ऊपर वाला सेकंड डिवीजन, उससे नीचे थर्ड डिवीजन, रैंडमली, ठीक है। अब जिसके भी 60 से ऊपर आए, यानी अब मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि वो पास भी है और वो फर्स्ट डिवीजन में है, ठीक है। फिर उसके अंदर मैं और ग्रेडिंग डाल दूंगा, तो इवैल्यूएशन का मेथड डेप्थ में जाता जाएगा, ब्रॉड प्रोसेस है ये। जबकि मेजरमेंट क्या है कि सिर्फ देखना कि उसके कितने मार्क्स आए, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जैसा आप लोगों ने बताया, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following is the major objective of education? Developing economy, making students disciplined, developing inherent abilities of the students, or making student followers of the teachers? सी होगा इसका। Developing the inherent abilities of the students. ठीक है, simple question है। In which of the following teaching models the learner is mostly self-directed and is responsible for his or her own learning? यानी इस लर्निंग मेथड में सेल्फ पेस्ड या और सेल्फ डायरेक्टेड होता है, यानी व्यक्ति खुद अपनी पेस से चल रहा होता है, खुद को दिशा निर्देश कर रहा होता है और अपनी लर्निंग के लिए खुद जिम्मेदार होता है। ऐसी लर्निंग कौन सी होती है? एंड्रागोजिकल, पेडागोजी, फ्लिप क्लासरूम या रिफ्लेक्टिव टीचिंग? एंड्रोलॉजी होती है सर। होती है, ठीक है। और कोई अलग ऑप्शन भी बता रहा है? यही लग रहा है सर, यही होगा। डी कौन बता रहा है? डी को जस्टिफाई कीजिए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग कैसे है वो, ठीक है। आप जो आंसर दे रहे हैं अगर उसको जस्टिफाई कीजिए। ओके,
सो जिन लोगों ने भी एंड्रोगोजिकल मॉडल दिया, बिल्कुल ठीक का आंसर है। एंड्रोगोजिकल मॉडल एडल्ट्स के लिए बनाया गया था, एडल्ट लर्निंग मॉडल भी उसको बोलते हैं, जिसमें यूजुअली लर्नर्स सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, सेल्फ पेस्ड होते हैं अपने बेस पे। जैसे कोर्सेरा वगैरह के ऐप्स हैं, उन पे अपने कोर्सेज चलते हैं, तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से उसको लर्न कर सकते हैं। इसी में एक ऑप्शन ने दे रखा है फ्लिप क्लासरूम मॉडल। तो फ्लिप क्लासरूम मॉडल क्या होता है? तो इसमें शायद वो होता है ना कि स्टूडेंट्स क्लास में भी पढ़ते हैं, फिर घर जाके करते हैं, और या फिर ये थोड़ा सा याद आ रहा है कि हम उन चीजों को भी, टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं इसमें। अच्छा, फ्लिप क्लासरूम का मैं बता देता हूँ। फ्लिप क्लासरूम मॉडल क्या होता है? जैसे हमारा नॉर्मल क्लासरूम मॉडल क्या होता है कि बच्चा क्लास में लेक्चर मेथड से इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है, एंड घर उसको फिर कोई होमवर्क दिया जाएगा, कोई असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसपे वो घर जाके विचार विमर्श करके कुछ एक नई चीज निकाल के लाएगा, ठीक है। देयर इज क्लास वर्क एंड होमवर्क। अब फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, यानी क्लास वर्क, वो बच्चा पहले ही करके आ जाता है, यानी जो क्लास में पढ़ाया जाना वो ऑलरेडी पहले घर से पढ़ के आएगा बुक से। अब उस विषय के बारे में जो उसके डाउट्स हैं और उस विषय को लेके कुछ नए डायरेक्शन में डिस्कशन, वो क्लास में होगा, उसको बोलते हैं फ्लिप क्लासरूम मॉडल। अब क्लियर हो गया? जी सर। थैंक यू सर। आगे चलते हैं। वीडियो थ्रू एलएमएस एंड फेस टू फेस डिस्कशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग और उनके टीचर सपोर्ट सिस्टम, उनको मैच करना है। वीडियो थ्रू एलएमएस एंड फेस टू फेस डिस्कशन, ये किस टाइप का सिस्टम है? ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड, हाइब्रिड और ब्लेंडेड? सर सी विल बी द आंसर। आईसीटी बेस्ड। सर ये तो ऑप्शन डी होगा सर। ऑप्शन बोल रहे हैं। ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन सी 4 होगा सर इसका। एक एक करके डिस्कस करते हैं। यूज ऑफ टॉक एंड चॉक एंड शेयरिंग ऑफ नोट्स, ये कैसा सिस्टम ये है? तो ट्रेडिशनल ही है। ठीक है। केस स्टडी डिस्कशन, तो ये मॉडर्न होना चाहिए। ओके। यूज ऑफ प्रोजेक्टर इन क्लास फॉर डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन, आईसीटी। आईसीटी बेस्ड। हाइब्रिड, ब्लेंडेड या फिर आईसीटी बेस्ड? आईसीटी। अच्छा। और वीडियो थ्रू एलएमएस सिस्टम एंड फेस टू फेस डिस्कशन, ये हो गया हाइब्रिड और ब्लेंडेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Which of the learning outcomes are intended in teaching organized at understanding level? हमारे कितने लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं? 3 होते हैं सर। सर कौन ऑप्शन से? सी। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव। ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल। अंडरस्टैंडिंग में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन आएगा? लॉन्गर रिकॉल एंड रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, यानी वाक्यों को, शब्दों को याद रखना लंबे समय तक और उनको रिकॉल कर पाना। इंटर रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्ट्स, दो फिनोमिनॉन्स, कॉन्सेप्ट्स के बीच में पैटर्न और रिश्ता ढूंढना। रिलेशनशिप, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज और मास्टरी ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी ई होना चाहिए सभी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जितने भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक आंसर है। अंडरस्टैंडिंग में हम जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है, पैटर्न क्या निकल के आ रहा है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल।
इसका कोई मेरे को पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल का एग्जांपल क्रिएट करके बता सकता है? आपके सामने पतंजलि योग सूत्र की बुक है, उसमें जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है उसका इंटरप्रिटेशन कि इसको मेमोरी लेवल टीचिंग में हम क्या कर रहे होंगे, वो कैसे प्रदर्शित होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में कैसे होगा और रिफ्लेक्टिव लेवल में कैसे होगा, बताइए फटाफट क्विकली एनीवन। यस सर, जैसे चित्त प्रसादन का कॉन्सेप्ट है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानां सुख दुख पुण्य पुण्य नाम। तो ये सूत्र हमको याद है, तो ये मेमोरी लेवल हो गया। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन हमको पता है कि मैत्री किसके साथ करना है, मैत्री किसके साथ करना है, जो सुखी उनके साथ मैत्री करना है, जो दुखी है उनके साथ करुणा भाव रखना है। ये अगर पता है तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और अगर हम इसको कल जाकर के साइकोलॉजी में अप्लाई कर दिए कि नहीं, हम इस आधार के लोगों का काउंसलिंग कर रहे हैं, तो फिर ये रेस्पेक्टिव लेवल हो। अच्छा ठीक है, एनीवन एल्स? कोई और फटाफट? रेणुका जी, तरनदीप जी, अतुल जी। सॉरी सर, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, पता चली। एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे थे। अब देखो, ये भी नेट को पढ़ने का पर्पस है कि आपको ये टीचिंग जो एप्टीट्यूड है, आपका ये एप्टीट्यूड ही डेवलप होना चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट का मेमोरी लेवल क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होगा। तो अगर आप खुद अपना थॉट प्रोसेस इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तभी आप स्टूडेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ऑलमोस्ट सबकी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है या होने वाली है, ऑलमोस्ट होपफुली बाय गॉड ग्रेस आप सबका नेट क्लियर हो एंड आप लोग एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद नहीं सीखने वाली चीजें हैं, सीखी ये पहले जाती है, वहां पे आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं जो सुंदरम जी ने लिया, मेमोरी लेवल यानी उस सूत्र को याद करना, ये हो गई उसकी मेमोरी, और उसको रिकॉल कर पाना, वक्त आने पर बोल पाना, ये हो गया मेमोरी लेवल। अब मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादन। अब चित्त प्रसादन का कॉन्सेप्ट बताया क्यों गया था, किसी को याद है? किस सीक्वेंस में ये बताया जा रहा था चित्त प्रसादन का कॉन्सेप्ट? यस बताइए। मित्रता किसके साथ करनी चाहिए, जो दुखी है उसके साथ मित्रता करनी चाहिए, ऐसे बताना है सर? इनसे पहले जो सूत्र आ रहे हैं वो कौन से हैं? या फिर इन जनरल देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल का हमने इस आंसर में मतलब क्या समझा कि सीकिंग रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्ट। तो हमारे पास एक फैक्ट तो ये सूत्र है कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, एक हम लेके चलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा। अब दो हमारे पास फैक्ट्स आ गए, फिगर्स आ गई, इनके बीच में कॉन्सेप्ट को पैटर्न या रिलेशनशिप निकालना है। तो अब मुझे पता है कि मेरे को योग चित्त वृत्ति निरोध यानी योग करना है, जिसका मतलब होता है चित्त वृत्तियों का निरोध, और उसको करने के लिए मेरे को अपने चित्त को पहले प्रसन्न रखना पड़ेगा, इसको प्योर करना पड़ेगा वृत्तियों से। तो वो एक तरीका कैसे मैं कर सकता हूँ कि जो संसार में है वर्ल्डली लेवल पे जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है उनको मैं कैसा रखूं, जो सुखी है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, जो सुखी है उसके साथ मैत्र, ठीक है, जो दुखी है उसके साथ करुणा, ऐसे हाँ, कंटिन्यू द फॉलोइंग सेम मैच करेंगे। तो हमने अब दो कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया है कि क्योंकि चित्त वृत्ति निरोध करना है, चित्त को शुद्ध करना है, वही हो गया, और उसका संसार में कैसे उसको अप्लाई करें ये एक तरीका, ये हो गई अंडरस्टैंडिंग। अब जब आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, एकांत में बैठ के चिंतन करेंगे कि हाँ क्या मैं अपने दोस्त के साथ वाकई में ऐसा कर रहा हूँ, क्या मैं सुखी आदमी के साथ कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, दिस इज टीचिंग लेवल। पहले तो वो अपने में क्लैरिटी होनी चाहिए, देन
उसको बताना कैसे है, कम्युनिकेट कैसे करना, ये है 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग के। अभी मैं इतना इस पे डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो नेट का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे रादर देन फैक्ट एंड फिगर बेस्ड। तो दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल। अब आपके सामने कोई एग्जांपल है, देन यू कैन आइडेंटिफाई ये कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहा है। ठीक है, मेक सेंस? यस सर। यस और नो? Yes, आगे चलते हैं। Arrange the following 5 elements of pedagogy given by Harvard: generalization, presentation, association, preparation, and application. आइए इसका देख लेते हैं। पहले तो होगा हार्वर्ड के अनुसार 5 steps of जो फॉर्मल टीचिंग या पेडागोजी में है, वो आएगा प्रिपरेशन। यानी कोई भी हमारे पास जो डाटा है, फैक्ट एंड फिगर्स है, उसको प्रिपेयर किया, एक फॉर्मेट में लाए, फिर उसको प्रेजेंट किया। फिर अभी दूसरा स्टेप अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो इसमें भी सेम है। एसोसिएशन को रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे उसको एक एसोसिएशन की तरह दे रखा है। हालांकि ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट टीचिंग लेवल से ये स्लाइटली मैचिंग है। ठीक है, एसोसिएशन, देन जनरलाइजेशन, आम जनता पे उसको बताया कि हाँ ये कैसे होता है, फिर उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो ये 5 स्टेप्स बताए गए हार्वर्ड द्वारा। ठीक है, और 5 एलिमेंट्स ऑफ पेडागोजी। Identify the list of 4 quadrants of the courses hosted on स्वयं। स्वयं के ऊपर जो 4 क्वाड्रेंट्स है वो कौन से हैं? सेल्फ असेसमेंट है, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन डिस्कशन और स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल और फेस टू फेस इंटरेक्शन। बताइए, स्वयं सबने पढ़ लिया होगा? सर ऑपरेशन फर्स्ट है और ये नहीं है सर। ए वाला नहीं है। ठीक है, ई वाला क्यों नहीं होगा इसमें? सर इसमें फेस टू फेस दे रखा है, इंटरेक्शन नहीं। बिल्कुल ठीक। फेस टू फेस इंटरेक्शन स्वयं मॉडल ऑफ कोर्सेज में नहीं होता, क्योंकि ये कैसा मॉडल है? एंड्रोलॉजिकल मॉडल है या पेडागोजिकल मॉडल है? पेडागोजी नहीं सर, एंड्रोलॉजिकल मॉडल। सेल्फ बेस्ड है, सेल्फ असेसमेंट है, वीडियो लेक्चर है, आप कभी भी अपने सहूलियत के हिसाब से उससे देख सकते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन के फॉरम्स हैं और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लेक्चर्स और रीडिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये सेल्फ बेस्ड है क्योंकि, तो एंड्रोलॉजिकल मॉडल में आएगा। Okay, according to Bloom's taxonomy of educational objectives, which of the following are the categories of cognitive domain? Cognitive domain की कौन सी categories है? Receiving, application, organization, valuing, knowledge. सही है। सर ऑप्शन ए which is the application and knowledge। सर इसमें ए तो होगा पर सर रिसीविंग नहीं है। ठीक सर। Knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. These are the. ठीक है। Taxonomy की domains कौन सी हैं? कितनी डोमेन्स हैं टोटल? 3 है सर। कौन सी? एक ऑपरेटिव है, एक मिनट रुको। चलिए, अब ये फैक्टर्स ऑफ मेमोरी हैं और उनके मीनिंग से उनको मैच करना है। ठीक है, उल्टा चलते हैं इसमें, पहले मीनिंग पढ़ते हैं फिर उसको उसके फैक्टर से मैच करेंगे। द मेंटल रिवाइवल ऑफ एक्सपीरियंसेस व्हिच हैव बीन लर्न्ड, यानी सीखे हुए एक्सपीरियंसेस को दोबारा से अपनी मेमोरी में वापस लाना,
वो क्या है? रिमेम्बरिंग, रिटेंशन, रिकॉल या रिकॉग्निशन? Recall. द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर जनरल रिटेनिंग पावर. Retention. Okay, the factor responsible for preserving the material learned. Sir, recognition. सर इसमें रिटेंशन आएगा ना? Yes, sir, इसमें retention. देखिए, the factor responsible for modification of behavior through training and learning ये आएगा remembering. Factor responsible for preserving the material learned ये आएगा retention. ठीक है? Revival of experiences ये आपने बिल्कुल ठीक बताया, recall. And manifestation of our general retaining power वो आएगा recognition. ठीक है? Recognize हम कैसे करते हैं चीजों को? जब हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ पुराना डाटा है, उससे कंपेयर करते हैं जो अभी सामने सेंसरी ऑब्जेक्ट को देखा है, मिला है डाटा. ठीक है? तो वो जनरल रिटेनिंग पावर है, उसका मैनिफेस्टेशन किस फॉर्म में होता है? रिकॉग्निशन के फॉर्म में. ओके, साइक्लिक फेज सब प्रोसेसेस ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मॉडल बाय जिमरमैन ऑपरेट एज टास्क एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट एंड रिएक्शन. इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? आइए देखते हैं. सबसे पहले आएगा टास्क एनालिसिस. ठीक है? देन सेल्फ मोटिवेशन, बिलीव्स. थर्ड ऑप्शन इज सेल्फ कंट्रोल. फोर्थ इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन. और नेक्स्ट इज सेल्फ जजमेंट. फोर्थ थॉट के अंदर आ जाएगा वो. एंड देन सेल्फ रिएक्शन. दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जिमरमैन मॉडल ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी फेज. ठीक है? जब ये पीडीएफ शेयर होगी आप एक बार इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से. इट्स जस्ट लर्निंग बेस्ड. इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ ज्यादा है नहीं. इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी of learning objective, which of the following categories come under affective domain? Receiving, responding, analysis, organization and application. बताइए. Sir, option C. सी है सर. ठीक है, देखते हैं. आएगा रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. ये किस में होते हैं? अफेक्टिव डोमेन के अंदर आते हैं. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ए, डी एंड डी इसके अंदर आएगा. Arrange the 5 phases of constructivist learning approach and sequence. Explore, elaborate, evaluate, explain, engage. सर डी आंसर होगा शायद इसका. Sir, option D. ऑप्शन डी. कैसे पहुंचे ऑप्शन डी पे? सर पहले एंगेज होना पड़ेगा सबसे पहले, तो फिर एक्सप्लोर Yes, sir. करेंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे. जी बिल्कुल ठीक. पहले एंगेज होगा, फिर एक्सप्लोर, देन एक्सप्लेन, फिर उस पे एलैबोरेट, देन इवैल्यूएट. इवैल्यूएट विल बी द लास्ट ऑप्शन. तो किसी एक से भी हम पहुंच सकते थे, इलैबोरेट और इवैल्यूएट. इवैल्यूएट सबसे लास्ट जिसमें है उस ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, या एंगेज जिसमें फर्स्ट है इकलौता ऑप्शन. हाँ सर, एंगेज पे गए हैं सर. इवैल्यूएट तो 3 में है. Yes, sir. Eve से आएगा. हाँ ठीक है. Engage, explore, explain, elaborate and evaluate. Which of the following processes are for observational learning proposed by Bandura? Observational learning का कौन से प्रोसेस है? Attention, adaptation,
रिटेंशन, बिहेवियरल रिहर्सल, मोटिवेशन। लर्निंग थ्योरी पढ़ी है बंड्यूरा की? हाँ सर, बिहेवियरल थ्योरी है ना उनकी, सोशल बिहेवियरल थ्योरी। बाकी लोग थ्योरी पढ़ी है? सर सभी होगा इसमें और ऑप्शन नंबर बताइए। और कौन से ऑप्शन में सारे ऑप्शंस दिखा रहा है? ऑप्शन डी। क्या उसमें सारे ऑप्शंस दिखा रहा है? नहीं सर, नहीं सर, उसमें बी नहीं है। नो सर, बी नहीं है, बी नहीं है। बट फिर आंसर ठीक है, होगा ऑप्शन डी ही आंसर। ठीक है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को यहाँ पे बिहेवियरल रिहर्सल बोला गया है, दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है, किसी आप लर्नड बिहेवियर को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी हम उसको बिहेवियर को दोबारा करके उसको रिहर्स कर रहे हैं। तो सर हाँ जी, बताइए। सर यहाँ एडेप्टेशन, एक एक करके बताइए। एक ही वर्ड को दो बार बताया हुआ है, तो फिर इसमें इसका मतलब ये, तो इसमें डी की जगह, सॉरी, डी की जगह बी भी हो सकता है आंसर। नहीं, अडाप्टेशन इज समथिंग डिफरेंट। ओके, adaptation is different than behavioral rehearsal or reproduction of behavior. Adaptation is something that you are learning something new according to the situation. कोई नई सिचुएशन आई है और उसमें नया बिहेवियर किया जा रहा है, दैट इज अडेप्टेशन, जो आपने पहले कभी किया ही नहीं। बिहेवियरल रिहर्सल और रिप्रोडक्शन इज ऑलरेडी जो बिहेवियर आज तक करते आए हैं सेम सिचुएशन पे, वही सेम सिचुएशन आई है और सेम बिहेवियर आप कर रहे हैं, दैट इज बिहेवियरल रिहर्सल। बिग डिफरेंस इन बोथ। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? ओके। कोई और भी कुछ बता रहा था? अंजलि जी, हाँ सर, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया, आपने बता दिया अभी। ठीक है, और चौथा इसका जो पॉइंट है दैट इज मोटिवेशन। ऑपरेंट लर्निंग किसने दी थी? स्किनर ने। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसने दी है? ओके, मैं आपके मौन को ध्यान में रखते हुए दो तीन चीजें और टॉपिक्स बता रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये आपके दोनों पेपर्स में हेल्प करने वाला है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ठीक है, कौन सा है वो टॉपिक नोट कर लीजिए। पहला है डिफरेंट लर्निंग की थ्योरीज। क्लासिकल वाली याद आ रही है क्या? इवान पावलोव ने दी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, लर्निंग की डिफरेंट थ्योरीज कौन सी हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, और भी 2-4 हैं। ठीक है, वो सारी आपको किसने दी है, उनमें कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ क्या है? सर सॉरी सर, लेकिन आप कहे नेटवर्क शायद इशू कर रहा है। अच्छा, आप है ना सर, अभी ठीक आ रही है? ये सर फिर से बोल दीजिए सर एक बार। हाँ ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। लर्निंग एक कॉन्सेप्ट आता है, डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज। तो लर्निंग थ्योरीज अच्छे से पढ़नी है, कौन सी? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी बाय एल्बर्ट बेंड्यूरा, या उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी बोलते हैं। उसके अलावा 2-4 और लर्निंग थ्योरीज हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। उनमें पढ़ना क्या क्या है, किसने दी है, साइंटिस्ट का नाम। फिर से आवाज चलेगी क्या? नहीं सर, आ रही है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज तो प्रॉपर है। ठीक है, तो उसमें किसने वो थ्योरी दी है, साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का नाम। उसमें एक्सपेरिमेंट कौन सा किया, तो कई बार एक्सपेरिमेंट के नाम से भी उस थ्योरी को पहचाना जाता है, या बता देगा कि डॉग एंड रिंग वाली थ्योरी कौन सी टाइप की लर्निंग थ्योरी है, ये किस टाइप की लर्निंग है। ठीक है, एक फिर आता है लर्निंग के अंदर, एक तो डिफरेंट लर्निंग की थ्योरीज, और फिर आते हैं लर्निंग स्टाइल्स की थ्योरीज। ये अलग आ जाता है कॉन्सेप्ट।
उसमें जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन एक डिस्कस किया था वार्क मॉडल, तो वार्क मॉडल अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल एक थ्योरी आती है, वो अच्छे से पढ़नी है। कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल के अंदर कौन सी थ्योरी है? कोल्ब्स की स्पेलिंग है KOLBS, कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल, ठीक है। और भी एक दो लर्निंग स्टाइल्स की थ्योरीज होंगी, कम से कम जो बेसिक 4-5 है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड की नजर से और पेपर 2 में भी साइकोलॉजी का जो पार्ट की नजर से मेजॉरिटी आता ही आता है, दैट इज ऑन मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, कौन सी प्रकार की मेमोरीज में फर्दर बाइफर्केशंस क्या है, कितने प्रकार के डिफरेंशिएशंस हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, फिर उसके अंदर प्रोसीजरल मेमोरी, जो भी मतलब उसके अंदर फर्दर बाइफर्केशंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। ब्रेन का कौन सा पार्ट किस प्रकार की मेमोरी को चलाता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक ब्रेन के फंक्शंस और उनका रिलेशन क्या है मेमोरी के कौन से पार्ट से, इमोशनल मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से बहुत पढ़ना जरूरी है, लर्निंग एंड मेमोरी। इसके अलावा भी और कुछ साइकोलॉजी के या टीचिंग के अंदर कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे जैसे जैसे वो मैं बता दूंगा, बट दीज आर द मोस्ट हॉट टॉपिक्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। बार बार ये रिपीट होते गए हैं पिछले, अगर आप जितने भी 2017 से पेपर जब भी स्टार्ट होना शुरू है तो आपको ये मिल जाएंगे, और उससे पुराने भी अगर आप देखेंगे तो पेपर 1 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट ये दो टॉपिक्स आपको मतलब बिल्कुल रटन तो होने चाहिए, कंठस्थ, ठीक है। बहुत मैं उस पर स्पेसिफिक एम्फेसिस दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है, और अगर आपको अभी तक नहीं पता तो कोई बात नहीं, मगर इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। सर एक आप किसी चीज की स्पेलिंग बता रहे थे ना, वो क्या बता रहे थे आप? कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल, KOLBS, कोल्ब्स साइंटिस्ट का नाम है, कोल्ब्स मतलब साइकोलॉजिस्ट या जो जिन्होंने थ्योरी दी लर्निंग स्टाइल की, उनका नाम है KOLBS, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। हाँ जी सर, एक रेफरेंस बताते जहाँ पे रेफरेंस बताऊं? यस। एक साइकोलॉजी की ऑनलाइन आपको बुक मिल जाएगी, मॉर्गन एंड किंग। यस, मॉर्गन एंड किंग, या फिर साइकोलॉजी की कोई भी पियर्सन की इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको ये सारी मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मतलब हालांकि 2 में वो अलग कॉन्सेप्ट भी आएगा, बट उसमें पर्सनालिटी थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी बहुत अच्छे से आपको पर्सनालिटी थ्योरी की बताएगी अलग से, पियर्सन की है, शायद मिल जाए आपको ऑनलाइन या सर्च करके उसकी पीडीएफ, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं। उसमें से आपको पर्सनालिटी थ्योरीज पे भी बहुत क्वेश्चंस बन के आने लगे। अभी पिछली बार जनवरी में भी मेरे ख्याल पर्सनालिटी थ्योरी से बन के क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पर्सनालिटी थ्योरीज भी अच्छे से कर लीजिएगा, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है, किसका नाम, क्या बताया सर बुक के? पर्सनालिटी थ्योरीज या इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की? हाँ सर, पर्सनालिटी थ्योरी की दोनों का बता दीजिए। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के लिए मॉर्गन एंड किंग, MORGAN एंड किंग। सेकंड पर्सनालिटी थ्योरीज के लिए पियर्सन, जो पब्लिशर है पियर्सन, जिसकी और भी बुक्स आती हैं, ठीक है। तो उसकी बुक ले सकते हैं आप पर्सनालिटी थ्योरीज की, सर्च करेंगे बहुत टॉप में ही सबसे 2-3 ऊपर में ही पियर्सन की बुक आ जाएगी पर्सनालिटी थ्योरीज की, ठीक है। तो वो करेंगे। आगे चलते हैं। Which of the following are the characteristics of learner-centered methods? Teachers function and are more as facilitators. Learners become independent learners. Learners are active participants in the process of learning, and learners engage themselves in need-based activities under the supervision of teacher. सर, ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following statement best describes lecture method of teaching? डी।
टीवी हो सकता है। और क्या हो सकता है? ऑप्शन डी। थीम बेस्ड इंटरैक्शन होता है लेक्चर मेथड में? नो सर, कंटेंट lecture method of delivery in a side language. बिल्कुल ठीक है जी। लूसिड लैंग्वेज मतलब? सर ये नहीं पता, लेकिन lecture method ऐसा जो विद्यार्थियों को अच्छा लगे, लूसिड बता तो गैया कैसे रो रही विद्यार्थियों थी? को अच्छा लगे, तो बहुत सारे टीचर होते हैं ना, लूसिड लैंग्वेज बात करते कैसे रो गैया रो रही थी? लूसिड का मतलब क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, कौन कटाएगा? साफ भाषा, स्पष्ट भाषा और अच्छे से समझ आने वाली भाषा कैसे तो होते हैं लूसिड लैंग्वेज। तो बिल्कुल आपने पहले ही जो शब्द पकड़ा कंटेंट डिलीवरी, इससे लेक्चर मेथड आ जाएगा। ठीक है, हाँ मेरा फेवरेट क्वेश्चन, अथॉरिटेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, अथॉरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, परमिसिव और विदेटनेस। ये 4 टाइप के क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है। आपको बताना है कि कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल कौन सा है। ठीक है, इसका मैं एक थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस बता देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का, कि यही सिमिलर, सारे तो नहीं बट इसमें से 3 क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल और लीडरशिप स्टाइल भी होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लीडरशिप स्टाइल्स भी और क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल। चलिए बताइए, पहला देखते हैं, अ मैनेजमेंट स्टाइल दैट अलाउज स्टूडेंट्स कंसिडरेबल ऑटोनॉमी बट प्रोवाइड्स देम विद अ लिटिल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग लर्निंग स्किल्स। कि बच्चों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी भी दी जाती है और साथ साथ सपोर्ट भी दी जाती है नए स्किल्स को सीखने की। ये किस प्रकार का क्लासरूम मैनेजमेंट है? अरे होते बड़ तो Okay. A management style that encourages students to be independent thinkers but still provides effective mentoring. रणदीप जी, पुराने स्टूडेंट्स, किसी को याद है? चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सर ए। आइए, हाँ नहीं, इसका आंसर सी आएगा। आइए देखते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है क्या। सबसे जो बड़ा कंफ्यूजन होता है वो इन 2 में, पहले 2 में होता है। कौन सा? अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन। ठीक है, इस पे हम 2 मिनट लगाएंगे मगर इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। पहला पढ़ते हैं अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या होता है? अ मैनेजमेंट स्टाइल दैट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट थिंकर्स बट स्टिल प्रोवाइड्स इफेक्टिव मेंटरिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया अथॉरिटेटिव, यानी थोड़ा सा आजाद, थोड़ा सपोर्ट। अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेरियन में क्या होता है? मैनेजमेंट स्टाइल दैट इज रिस्ट्रिक्टिव, प्यूनिटिव यानी पनिशमेंट देने वाला, एंड मेनली फोकस ऑन कीपिंग द ऑर्डर इन द क्लासरूम। की क्लास में बस डिसिप्लिन बना रहे, उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, इस बात से कोई मतलब नहीं, बस क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए। ये किस में होता है? अथॉरिटेरियन। ठीक है, पनिशमेंट वाला कौन सा हो गया? अथॉरिटेरियन। और अथॉरिटेटिव ये कौन सा हो गया? जिसमें थोड़ा सा आजादी, थोड़ा सा सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट ऑफ टू बी इंडिपेंडेंट थिंकर्स बट स्टिल प्रोवाइडिंग इफेक्टिव मेंटरिंग। डिफरेंस क्लियर हो गया अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन में। अथॉरिटेटिव सेमी परमिसिव एंड अथॉरिटेरियन प्यूनिटिव यानी पनिशमेंट वाला। यहाँ तक क्लियर? जी सर। जी सर। एक बार रिपीट कर। अथॉरिटेटिव में क्या होता है? थोड़ी सी आजादी दी जाती है बच्चों को अपने खुद सोचने की, डिसीजन लेने की। ठीक है, मगर पूरी आजादी नहीं होती, उनको स्टिल टीचर सपोर्ट करता रहता है। तो ये कौन सी होती है? अथॉरिटेटिव, कि थोड़ा आजाद, थोड़ा कंट्रोल। अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेरियन में क्या है? पनिशमेंट होती है, डिसिप्लिन चाहिए, तुम सीख रहे हो नहीं सीख रहे मुझे मतलब नहीं है, मगर क्लास में शोर। अथॉरिटेरियन। फिर आती है परमिसिव। परमिसिव के अंदर क्या होता है? अ मैनेजमेंट